नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है राज्यसभा का घमासान किसके लिए आसान। दरअसल बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होना है 19 तारीख को, लेकिन उससे पहले यहां राजनीति कुछ अलग दिखाई दे रही है। असमंजस में कांग्रेस है। राज्यसभा में दिग्विजय जाएंगे या फूल सिंह बरैया, संशय बरकरार है। राज्यसभा की 3 सीटों में 2 पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के पास ना नेता है ना सचेतक। सरकार गिरने से जो समीकरण बदले हैं वो राज्यसभा में असर डालेंगे और इसीलिए घमासान दिखाई दे रहा है। किसके लिए होगा आसान? एमपी में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 19 जून को वोटिंग होना है। उपचुनाव की वजह से असंभव में असमंजस में कांग्रेस नजर आ रही। राज्यसभा किसे भेजें? अब राज्यसभा में कांग्रेस को 2 सीट पाना मुश्किल है। कांग्रेस सरकार गिरते ही समीकरण बिगड़ा है। कांग्रेस विधायक दल के पास ना नेता, ना उपनेता, ना मुख्य सचेतक और सचेतक जैसे पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं कर पा रही अभी तक कांग्रेस। विधानसभा सचिवालय में अधिकृत रूप से लिखित सूचना देने को लेकर पसोपेश में है पार्टी। राज्यसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद पार्टी को सचेतक की होगी महती आवश्यकता। आगामी दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। प्रदेश विधानसभा में भाजपा के पास अपने 107 विधायक है, कांग्रेस के पास सिर्फ 92 विधायक है। 2 विधायक बसपा के, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायकों को भी राज्यसभा के चुनाव में मतदान करना है। तो फिर किसका गणित बिगड़ेगा, किसका बनेगा? क्योंकि कांग्रेस ने 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, एक फूल सिंह बरैया और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो पहले भी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और दूसरी बार फिर राज्यसभा से जाने की तैयारी में है। लेकिन एक तरफ दलित, एक तरफ सवर्ण, तो ये किसके लिए होगा आसान? और चलिए इसी खबर को समझेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी का क्या कहना है इस पूरे मामले में। बरैया जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है शोषित पीड़ितों के लिए। इसलिए मेरी इच्छा तो है कि उन्हें नंबर 1 पे होना चाहिए बरैया जी को। बरैया जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है शोषित पीड़ितों के लिए। इसलिए मेरी इच्छा तो है कि उन्हें नंबर 1 पे होना चाहिए बरैया जी को। कांग्रेस ने जो गणित खेला वो तो अच्छा था, लेकिन अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और दूसरी बार जाने की तैयारी में है। लेकिन एक नेता फूल सिंह बरैया है, जिन्होंने लंबा समय बहुजन समाज पार्टी में बिताया, उसके बाद खुद की अपनी पार्टी तैयार की, लेकिन काम बना नहीं। अब एक दलित चेहरा दिखाई दे रहा है। तो क्या विधानसभा के अंदर जब मतदान होगा तो राज्यसभा का जो गणित है कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देगा? क्या वो गणित पे भी कुछ सेंध लग जाएगी? यही आज का हमारा मुद्दा है, राज्यसभा का घमासान किसके लिए आसान। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जोड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा से बात कर लेते हैं। संदीप मिश्रा, क्या कहेंगे? राज्यसभा का घमासान दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके लिए आसान होगा? आसान तो देखिए किसी के लिए नहीं होगा, जिस तरह से आपने सब्जेक्ट भी रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की राजनीतिक बिसात भी कहीं ना कहीं खतरे पे दिखती नजर आ रही, जिसके लिए इतना बड़ा बवंडर हुआ, पूरा राजनीतिक बवंडर जिसको हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ राज्यसभा के लिए ही लड़ाई हुई और आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से किनारा करना पड़ा। और आज एक बार फिर से वही स्थितियां निर्मित हुई हैं सामने, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से एक ही व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है, जिसमें कि 2 चेहरे सामने हैं, फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह। फूल सिंह बरैया दलित चेहरे माने जाते हैं, कई पार्टियों में भी रह चुके, खुद की पार्टी बनाई और बसपा का में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने दलितों के लिए काफी संघर्ष किया है। अगर बात करें कांग्रेस में तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के यहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश में, और अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से दूसरी टर्न मारना चाह रहे हैं राज्यसभा में वो। तो एक बार अब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है लगातार कि अब आखिर दोनों में नंबर 1 कौन होगा, क्योंकि एक ही जा सकता है राज्यसभा। तो अब इन सब बातों को लेकर के लगातार सियासत जारी है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी मुख्य सचेतक तक नहीं चुन पाई है पार्टी के लिए, जो कि इनका चयन करेगा कि नंबर 1 किसके लिए वोटिंग होगी। जी, तो क्या लग रहा है संदीप, जिस तरह का गणित दिखाई दे रहा है? देखिए 107 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 92 कांग्रेस के पास है और 22 लोग पहले जा चुके हैं, इसलिए गणित थोड़ा कम हुआ है। 52 चाहिए एक सीट के लिए, और वो दिखाई दे रहा है कि यदि दिग्विजय सिंह नंबर 1 हो जाते हैं तो फिर एक नया
गणित, नया समीकरण दिखाई देगा, क्योंकि दलित उपनेता का उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले यदि दलित को नाराज कर देते हैं, तो पिछली दफा दलित ने ही साथ दिया था, और ये यदि नाराजगी दिखाई देती है खासकर चंबल में, तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का एक धड़ा और भी है जो कि जिन्हें दिग्विजय विरोधी माना जाता है, वो कहते हैं कि फूल सिंह बरैया का नाम जाना चाहिए, उन्हें नंबर 1 करना चाहिए, क्योंकि दलितों की पार्टी को आवश्यकता है। दलित अगर पार्टी के साथ रहेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, फ्यूचर भी पार्टी का मजबूत होगा। इसलिए कहीं ना कहीं फूल सिंह बरैया का बार बार नाम आ रहा है, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब कौन किस पर भारी होगा। इन सब बातों को लेकर के लगातार पार्टी में वाद विवाद की स्थितियां बन रही हैं, विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं इन सब बातों के बीच अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह को बैठाने में कोई भी, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उनको कोई कह सके कि आप बैठिए, फूल सिंह बरैया को मौका दीजिए। तो यहाँ पर यही कसमकस की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है। पार्टी के अंदर अंतर्कलह लगातार चल रही है दोनों उम्मीदवारों को लेकर के। दलित और सवर्ण दोनों ये भी विवाद बातें उठ रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा संदीप, और लेकिन नंबर 1 कौन। एक बात और दिखाई देती है कि इन सबके बीच में मान लीजिए, जैसा हम कह रहे हैं, फूल सिंह बरैया अलग हो जाते हैं और दिग्विजय सिंह नंबर 1 बन जाते हैं, तो उपचुनाव में तो दिखाई देगा, लेकिन पार्टी के अंदर दूसरी चीज और दिखाई देगी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये मन बना रही होगी। जैसे नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि नंबर 1 तो फूल सिंह बरैया को होना चाहिए, तो क्या बीजेपी भी कोई गणित यहां खेल सकती है? क्योंकि हम बात करें प्रदीप जायसवाल की जो निर्दलीय है, वो ऐसा कहा जा रहा, हमने देखा नरोत्तम मिश्रा जी से उनको मिलते हुए देखा, तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। 2 सपा नेता भी नरोत्तम मिश्रा जी के बंगले पर जाते दिखे हैं। दोनों ही नेताओं की हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान साहब से मुलाकात हुई है। तो ये गणित बिगाड़ने की तैयारी भी है क्या कांग्रेस की? माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल तैयारी तो चल रही है भारतीय जनता पार्टी के। और जब तक देखिए, यहाँ पर एक और भी बात निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के चक्कर में भी शायद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है, क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं एक आश्वासन तो दिया गया है। जिस तरह से लगातार खुले मंच में बसपा की विधायक लगातार कहती रही कि उन्हें भी मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया है। प्रदीप जायसवाल लगातार खुले मंच पे कहते रहे कि उन्हें भी मंत्री बनाने का आश्वासन दिया गया है। तो ये बातें तो उसी ओर इशारा करती हैं कि इन सब कहीं ना कहीं इन सब का समर्थन प्राप्त है बीजेपी को, लिहाजा ये बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए यहां पर तीसरा गणित जरूर बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार भी यहां पर जितवा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 12 विधायक और चाहिए, क्योंकि 22 विधायक अब बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। हालांकि वो फिलहाल अभी सदस्यता नहीं है, उनकी विधायक नहीं है, लेकिन गणित तो कांग्रेस का पूरी तरह से बिगड़ गया है। चलिए संदीप, आप बने रहिए, कौन गणित बिगाड़ेगा कौन बनाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि राज्यसभा का घमासान किसके लिए आसान तो अब कांग्रेस के अंदर ही दिखाई दे रहा है। पीसी शर्मा जी जोड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री मेरे साथ, और साथ ही उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगे पीसी शर्मा जी, जिस तरह राज्यसभा का गणित दिखाई दे रहा है? एक गणित तो पहले बिगड़ गया कि सरकार मध्य प्रदेश में बन गई भारतीय जनता पार्टी की, अब राज्यसभा का जो गणित दिखाई दे रहा है उसमें आपके 2 कैंडिडेट है, तो नंबर 1 कौन होगा? बरैया साहब होंगे या दिग्विजय सिंह जी होंगे? जो डिक्लेयर्ड है वो दिग्विजय सिंह जी रहेंगे, और फूल सिंह बरैया भी खुद कह चुके हैं कि मैं नंबर 2 कराऊंगा। वो स्पष्ट है, तो कोई बात ही नहीं। तो क्या लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नंबर 1 तो बरैया को होना चाहिए। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कर ले जी, लंकी जी को नंबर 1 पे कर ले, उनको सिंधिया जी को 2 पे कर ले। उमाशंकर गुप्ता जी, राज्यसभा का रण अब सामने है, घमासान भी दिखाई दे रहा है कांग्रेस के अंदर, और उस घमासान में आसान कुछ नहीं समझ आ रहा है। बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, बीजेपी के 2 उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं, दोनों स्पष्ट जीतने वाले हैं, क्लियर कट वोटिंग है। और अभी पीसी शर्मा जी कह रहे हैं तो हमारे दोनों ही नंबर 1 है, हमारे यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। आप धोखाधड़ी तो कांग्रेस एक अनुसूचित जाति के नेता के साथ कर रही है, बरैया जी के साथ, ये हमारा कहना है। हमारे यहाँ तो दोनों ही जो है वो नंबर 1 हैं, सिंधिया जी भी और हमारे प्रोफेसर सुमेर सिंह भी। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि बरैया को आप सहयोग कर दे बीजेपी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि नंबर 1 तो होना चाहिए फूल सिंह बरैया को? नहीं, वैसे भी देखिए, वो एक अनुसूचित जाति के नेता है, बहुत बड़े नेता हैं जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनके हितों की बात तो बहुत करती है कांग्रेस, लेकिन जब अवसर आता है तो अवसर नहीं देती है। जी जी। पीसी शर्मा जी, कम से कम मौके पर तो
सहयोग कर दीजिए दलितों को, ऐसा कह रहे हैं उमाशंकर गुप्ता जी। नहीं, वो कह रहे हैं कि धोखे की बात, तो धोखा तो जनता को बीजेपी ने दिया है भाई। कांग्रेस से चुने हुए लोगों को आप लेके जा रहे हो, किडनैप कर रहे हो, उनके जहाज से जा रहे हैं बेंगलोर, तो ये धोखा तो परिपाटी है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो लोग हैं आपके साथ जो आपके कैंडिडेट हैं, कर रही है धोखा, तो करो ना आप। वो कुछ वोट दिलाओ बरिया जी को, आ जाएंगे आपके सपोर्ट से। और जहाँ तक दलितों के पक्ष की बात है कांग्रेस की, तो हमने लिया ना अभी उनको, प्रेमचंद गुड्डू को, दलित नेता है, सांसद भी रहे, स्ट्रॉन्ग है, उनको अभी कांग्रेस में ज्वाइन कराया है और धुआंधार नेता है। तो ऐसा कोई है नहीं। और हम तो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट का एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं विश्वास है आपको अपने विधायकों में? डर क्यों रहे हो भाई? पहले कहा था आपने 2 करेंगे, फिर कह रहे थे 4 को करेंगे, आज 4 भी जा रही है भाई। एक्सपेंशन कीजिए, डर क्यों रहे हैं? एक्सपेंशन कीजिए। 70-80 बेचारे एमएलए घूम रहे हैं यहाँ पे, उसमें दलित भी है बहुत से, उनको मंत्री बनाओ, उप मुख्यमंत्री बनाओ, एक आध दलित नेता को बनाइए ना। आपके पास पूरा मौका है। और धोखाधड़ी आपके यहाँ चली रही है, तो एक सोलंकी या सिंधिया जी को धोखा देके कहिए, कुछ लोगों से बरिया जी को समर्थन कराइए, हमारे आदमी को। उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? उमाशंकर चल रहा है, लेन देन चल रहा है, खरीद फरोख्त चल रही है, तो ये सब चलने दो जो चल रहा है। कोरोना की तरफ ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये करो। उमाशंकर जी सुन रहे होंगे आप पीसी शर्मा जी को। इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मतलब की बात राज्यसभा की हो रही है। अरे तुलसी सिलावट को हमने बनाया, इमरती देवी हमने बनाई, 5 में भाई कहाँ लगे हो? हमने अनसुईया उइके को बनाया राज्यपाल छत्तीसगढ़ का, कहाँ लगे हो पीसी शर्मा साहब? आप कौन सी राजनीति कर रहे हो? और आपके ये जो धोखाधड़ी आपने इन लोगों के साथ की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। एक इतने बड़े स्थापित नेता को, जिसका चेहरा, क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव में कमलनाथ का चेहरा सामने नहीं रखा था मुख्यमंत्री के लिए, और साधारणता लोगों को मैसेज था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। उस चेहरे को लेके आपने लड़ाई लड़ी और फिर उनको बिल्कुल मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया, उनका अपमान किया, उनकी बातों को नहीं सुनी। सड़कों पर उतर जाओ, ये आपके मुख्यमंत्री और आपके लोगों ने कहा, और उससे पीड़ित होकर 22 लोग आए विधानसभा छोड़कर। ये धोखाधड़ी आपने की उनके साथ, भाजपा ने नहीं की, और हमने उनको नहीं खरीदा, वो हमारे पास आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की और उनके बाद इन सब ने ज्वाइन की है। हमने उनका स्वागत किया है और उनका वेलकम किया है और उनमें मंत्री भी बनाया हमने। तो कहाँ लगे हो आप पीसी शर्मा साहब? कांग्रेस की राजनीति शुरू से ऐसी रही है, बीजेपी ठीक जो स्टैंड लेती है उस पर चलती है। हमारा सीधा स्टैंड है, हम 2 राज्यसभा में भेजेंगे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया और माननीय सुमेर सिंह जी को, ये हमारा स्टैंड है। आपने खड़ा किया फूल सिंह बरिया को, हम क्यों टिकट देंगे? आपने दिया है ना, तो आप क्यों कर रहे हो उसके साथ धोखाधड़ी? हम क्यों करेंगे धोखाधड़ी? आप करिए ना कि हम उसको भेजेंगे पहले। दिग्विजय सिंह जी तो बहुत बड़े वैसे भी नेता हैं, वो अगर कुछ भी नहीं रहे तो कांग्रेस में आप सबके सिरमौर हैं, आप सिर पर बिठाकर घूमेंगे उनको। एक दीजिए फूल सिंह बरिया जी को मौका। पीसी शर्मा जी देखिए, धोखाधड़ी तो आपके यहाँ होती है। गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष, नरोत्तम मिश्रा से लेके शिवराज सिंह चौहान उनके पीछे थे विधानसभा के अंदर, उनको धोखा दे दिया, उनको मंत्री बनाया। हमारे यहाँ तो क्या है कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। पीडी शर्मा आपके अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री उनको बनाना था, या इनको बनाना था गोपाल भार्गव को, जो नेता प्रतिपक्ष थे, लड़ाई लड़ रहे थे 1.25 साल से। कहते थे वो कि वहाँ विधानसभा में कहा कि सरकार जाने वाली है, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। तो ये धोखाधड़ी तो आपके यहाँ हो रही है, हमारे यहाँ नहीं होती। यहाँ तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, इसलिए वो बने हैं, और बाकी सब चीजें चली रही थी। लेकिन लंबी वो लोगों को झांसे में लेके और 2 लोगों को बनाया है। बेचारे 10-12 लोग गए हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनको टहला रहे हैं, तो उनकी सुनी नहीं रहे हैं वहाँ पे, और उनको चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव में सब हार जाएंगे। उनका कैरियर आप लोगों ने चौपट कर दिया, ये करके धोखा दिया। और आप लोग भी नहीं चाह रहे कि जीते। जी जी पीसी स्टैंड यही दिख रहा है मुझे कि जीते, ऐसी कोई स्थिति नहीं हो रही। पीसी शर्मा जी, इस बीच में उपचुनाव भी होना है और फूल सिंह बरिया यदि दूसरे नंबर पर है, जैसा आप भी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही कि पहले नंबर पर उनको लेके आ जाइए, और इस बीच में उपचुनाव में जो सीटें हैं 16 सीटें। जी नंबर 1 पे सिंधिया जी करो 2 पे। जी मेरा सवाल आप सुन रहे होंगे, मेरा सवाल ये है कि उपचुनाव को लेकर भी अभी घमासान मचने वाला है, और दलित नेता यदि नाराज हो जाता है तो इसका असर कहीं उपचुनाव में ना पड़ जाए। फूल सिंह
बरैया जी ने खुद ही कहा है कि मैं नंबर 2 पे हूँ, दिग्विजय सिंह नंबर 1 पे हैं, और इसलिए कांग्रेस में सब अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा ना कि दलितों का सम्मान है, इसलिए तो प्रेमचंद गुड्डू नेता, सांसद, पूर्व विधायक, सब कुछ वो हमारे साथ आए, पूरा जगह उस पर इफेक्ट पड़ेगा। है हमारे पास सब नेता, फूल सिंह बरैया जी भी रहेंगे, सांसद के रूप में रहेंगे राज्यसभा के। वो कह रहे हैं हमने आपके 2 दलित ले लिए, इमरती देवी और तुलसी सिलावट, लेकिन ये हम ले आए ना, ये प्रेमचंद गुड्डू जी को। जी जी, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। लेकिन मुख्य सचेतक जैसे पद भी अभी खाली पड़े हुए हैं कांग्रेस के। सज्जन वर्मा जी हैं हमारे यहाँ दलित नेता, प्रजापति जी हैं, हाँ। साधो जी हैं, बहुत हैं, और ये घूमेंगे घमासान। 24 में से 99% सीटें हमारे को आएंगी। उमाशंकर गुप्ता जी, क्या यही जनता को दिखाएंगे यदि ऐसा होता है राज्यसभा में कि नंबर 1 दिग्विजय सिंह जी हो जाए और फूल सिंह बरैया उसी क्षेत्र से आते हैं जहां चुनाव होना है? जी जी जी, देखिए, सहजी जनता है, सब समझती है। मैं कुछ कहूँ या पीसी शर्मा साहब कहें या कमलनाथ जी कुछ कहें, फलाने जी कुछ कहें, आजकल जनता पब्लिक सब जानती है कि आप किसके साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, क्या किया है आपने, क्यों ये विधायकों को छोड़ के आना पड़ा, क्यों परेशान थे, क्या व्यवहार आपने सिंधिया जी के साथ किया है, क्या आप बरैया जी के साथ कर रहे हो। अब गुड्डू को अगर आपने लिया है तो गुड्डू को तो आपने अपने स्वार्थ के लिए लिया कि आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं है सावेर में, आप उसको लड़ाना चाहते हैं तो लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं उसमें। लेकिन आप दलितों की बात करते हैं तो आपका तो वो क्षेत्र पूरा खाली हो गया है। सारे दलित नेता, हमारे सारे रणवीर जाता हो, जसवंत जाता हो, ये सारे सब सिंधिया जी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में आज हैं, और आपको उस क्षेत्र में दलित वोट मिलने ही नहीं वाला है। कांग्रेस के नेताओं को ये समझना चाहिए। और आप नाराज कर रहे हो फूल सिंह बरैया जी को, हो सकता है बरैया जी आपके उसमें कह रहे हो कि मैं नंबर 2 पे हूँ, लेकिन आप लाइए ना नंबर 1 पर, अगर दलित हितैषी बनते हैं तो, और नहीं तो दलित हितैषी की बात कहना बंद करिए। पीसी शर्मा जी, अरे अपमान तो इनने किया, उनका सिंधिया जी का हमको कह रहे हैं कि विभीषण है, वो विभीषण अच्छे उसमें लिया जाता है क्या हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि नहीं, तो गोपाल भार्गव जी का अपमान किया, उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया। अरे उनको बनाना था उप मुख्यमंत्री। तो ये सब चीजें इनके यहाँ चल रही है। हमारा तो बिल्कुल पाक साफ सब मामला है। कमलनाथ जी अध्यक्ष हमारे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 99% सीटें जीतेंगे। लेकिन पिछली दफा 26 सीटें आप जीत कर आए थे पूरे, हम चुनाव की बात करें, और 16 सीटें चंबल और ग्वालियर की है जी। अरे हमारी सीटें हैं, ये कांग्रेस के चिन्ह पे लोगों ने वोट दिया है, और ऐसी कुछ चीज अभी भारतीय जनता पार्टी ने करनी थी जिससे किस वजह से वोट देंगे लोग भाई। ये लोगों को थोड़ा, लोगों को मालूम है लंबी खरीद फरोख्त हुई है, लंबा मामला हुआ है, सरकार कमलनाथ जी की ठीक चल रही थी, उसको तोड़ा गया है, कोरोना आ गया, मजदूर परेशान, किसान परेशान, ऊपर से टिड्डी दल आ गया, ये अचानक पानी आ गया, पूरा सत्यानाश हो रहा है चारों तरफ। तो किस बात पे देंगे इनको? इनका शासन आया उस दिन से महामारी एक के बाद एक मध्य प्रदेश में आ रही है। ये सब पॉइंट हैं जो वजह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट दें, और कांग्रेस की सीटें हैं इसलिए कांग्रेस को ये सब मिलेंगी और फिर एक बार सरकार बनेगी। उमाशंकर जी, कांग्रेस कहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, हालांकि हम राज्यसभा पर बात कर रहे हैं, तो हमें इंतजार है कि बिल्ली के भाग से कुछ छीका टूट जाएगा। तो क्या बीजेपी को भी ये लग रहा है कि फूल सिंह बरैया जिस तरह से दूसरी पोजीशन में होते हैं तो बीजेपी कुछ और कर डालेगी? देखिए, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है जी, और जो संभव होगा सब करेगी। और एक मैं पीसी शर्मा साहब से कहना चाहता हूँ, विभीषण का जो उन्होंने उदाहरण दिया जी, वो अभी श्रीलंका होके आए जब मंत्री थे, तो वहां जाके अगर उन्होंने देखा होगा कि श्रीलंका की जनता भी विभीषण का मंदिर बना के रखी हुई है, रावण का नहीं, क्योंकि विभीषण ने धर्म का, सत्य का साथ दिया था। श्रीलंका की पार्लियामेंट में विभीषण का चित्र लगा हुआ, उन्होंने देखा होगा। तो वहां की जनता भी विभीषण का ऑनर करती है कि उसने, क्योंकि सत्य और धर्म का साथ दिया था, अन्याय के खिलाफ लड़ा था। तो अगर विभीषण किसी को कहा गया तो सम्मान की बात है। ये आपको जानकारी होगी मेरे ख्याल से, इतने मेच्योर्ड और बड़े पुराने नेता आप हैं। और जहां तक ये बातें आप कर रही है कोरोना और ये, तो जहाँ कांग्रेस की सरकारें दुनिया में नहीं है क्या महामारी? ये मध्य प्रदेश में फैल गई क्या? और आप अपनी सरकार, अल्पमत सरकार, जब 9 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया जी
भाजपा में शामिल हो गए थे। 10 तारीख को उनके समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया था, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आप अल्पमत में आ गए थे। आप 23-24 तारीख तक क्यों खरीद फरोख्त के चक्कर में रहे हो, कोरोना पे ध्यान नहीं दिया? इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता को आपको देना पड़ेगा। आप अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए जोड़ तोड़ करते रहे और मध्य प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। ये जवाब पीसी शर्मा साहब, कांग्रेस को, जनता को देना पड़ेगा। पहले 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बताया? ये सब पहले 1 हफ्ते पहले बताना था और मार्च के फर्स्ट वीक में लॉकडाउन करना था। लेकिन हमको तो आपको तो सरकार गिराना था कमलनाथ जी की, इसलिए आप 21 तारीख 22 तारीख तक बढ़े। आपको सुपर रिच लोगों को 102 प्लेन से हिंदुस्तान लाना था, उसके लिए रुके और मध्य प्रदेश की सरकार, इसलिए आज इतनी महामारी फैली है। इसलिए ये मामला है। दुनिया की छोड़ दीजिए आप, या हिंदुस्तान में क्यों हुआ ये है। और किस तरह से लोग पैदल गए आपने देखा नहीं? किस तरह से लोग मर रहे थे, रास्ते में मर रहे थे, ट्रेन से कट के मर रहे थे, ट्रेन के अंदर लाशें मिल रही थी। ये पूरा बर्बादी हो चुकी है और बेरोजगार हो चुके हैं लोग। 12 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। ये सब स्थितियां है और इसकी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सभी 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लंबी शिकस्त मिलने वाली है। लेकिन पीसी शर्मा जी, ये बरैया जी का गणित कैसे सुधारेंगे यदि वो नाराज हो जाते तो? ये इनने कहा कि हम राजनीतिक पार्टी, हम भी राजनीतिक पार्टी, हम सुधार लेंगे। जी, उमाशंकर गुप्ता जी बोल रहे हैं हम तो ठीक कर लेंगे। देखिए, वो न जाने कहाँ भटक रहे हैं, मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। सारा जमा जमाया खेल बिगड़ गया। एक मैं कांग्रेस की नेताओं की इस समय जो भी आ रहे हैं डिबेट में परेशानी समझ सकता हूँ। लेकिन राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा पर अगर आप करें तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पहली प्रायोरिटी के वोट से दोनों उम्मीदवार जीतने वाले हैं। आपके यहाँ वोट कम है और आपने 2 लोगों को खड़ा किया केवल, और फूल सिंह बरिया को हराने के लिए आप पहले दिन से काम कर रहे हैं। तो ये दलित के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? इधर उधर की बात मत करो, इसको लिया उसको लिया, ये आ गया वो आ गया। आखिर आज 2 उम्मीदवार आपने खड़े किए हैं, आप एक उम्मीदवार को ही जिता सकते हैं। तो आप किसको जिताना चाहते हैं? आप दलित को जिताना चाहते हैं कि नहीं जिताना चाहते? प्रश्न सीधा सही है। वो भी नहीं कह सकता कि ये तीसरा जो कैंडिडेट है कौन जीतेगा। अब गुप्ता जी बड़े पुराने राजनेता हैं, मंत्री हैं सालों साल, और ये पल पल पे बदलती है राजनीति में घटनाएं। किसी को मालूम था कि फरवरी में कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार आ जाएगी अगले महीने? ये पल पे बदलती है। इसलिए 19 जून को देखिए आगे होता क्या है। चलिए, तो 19 जून का इंतजार कांग्रेस को भी। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर गुप्ता जी और पीसी शर्मा जी, दोनों मेरे साथ जुड़े। तो 19 जून का इंतजार दोनों ही पार्टियों को है, क्योंकि फूल सिंह बरिया को यदि भारतीय जनता पार्टी खैर क्या करेगी देखना होगा, लेकिन कांग्रेस में यदि दूसरी पोजीशन में उनको रखा गया है तो निश्चित रूप से इसका फायदा लेना चाहेगी। और इसी तरह दिग्विजय सिंह के साथ मेरे साथ संदीप जुड़े। एक छोटा सा कमेंट संदीप से जरूर लेना चाहूंगा। संदीप, आप सुन रहे थे दोनों बड़े नेताओं को, उमाशंकर गुप्ता जी भी है, पीसी शर्मा जी, वैसे भी दोनों मैदान में ही रहते हैं और चुनाव के मैदान में भी दिखाई देते हैं और यहां भी मैदान सज चुका था जिस तरह से बातें कर रहे थे। लेकिन जो गणित है वो गणित क्या कह रहा है? यदि फूल सिंह बरिया दूसरी पोजीशन में चले जाते हैं तो क्या बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी उपचुनाव में? बिल्कुल, देखिए, अगर दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि बीजेपी इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगी और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लस पॉइंट दिखते भी नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले नंबर में अगर जिसको यहाँ पर करती है कांग्रेस पार्टी तो उसकी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर जो कोई भी जैसे फूल सिंह बरिया अगर आते हैं तो दूसरे नंबर पर रहने वाले को यहाँ पर इस बात में कोई शक नहीं कि हार का स्वाद ही चखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जरूर इसका फायदा उठाएगी और इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी माहिर भी मानी जाती है। बीजेपी अपनी ओर से पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है, उसका जो अंदर का जोड़ तोड़ का गणित है वो लगातार चल रहा है। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले सुना भी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही कहीं ना कहीं सीधे कहा है कि जी यहाँ पर फूल सिंह बरिया को ही होना चाहिए नंबर 1। तो इन सब चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने में लग चुकी है। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े, और दोनों मेहमानों का भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में अब राज्यसभा का घमासान दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि किसके लिए आसान होगा, फूल सिंह बरिया के लिए या दिग्विजय सिंह के लिए? यदि दिग्विजय सिंह नंबर 1 है जैसा पीसी शर्मा कह रहे थे, तो नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले फूल सिंह बरिया को भारतीय जनता पार्टी हाथों हाथ लेगी, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में दलितों का गणित
देखना भी है, समझना भी है, खासकर उस जोन में, चंबल में, जहां 16 सीटों पर चुनाव होना है। तो उपचुनाव अपनी जगह है, बाकी जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसकी चर्चा अपनी जगह है, लेकिन राज्यसभा से बहुत कुछ एक नया गणित दिखाई देगा और इस गणित, इस सियासत पर हमारी नजर भी रहेगी। राज्यसभा का घमासान किसके लिए आसान, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।